हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और अब विजन आईएएस 2020 पीटी 365 में हम सोशल इश्यूज की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम मई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो सोशल इशू के ऊपर हमारा एक लेक्चर आ चुका है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है, ये जो लेक्चर है इसमें हम 1.5 से डील करेंगे बिल्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ द वुमेन। तो यहाँ हम सारी चीज़ें जो है बात करेंगे और आगे मूव करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या पीपीटी चाहिए किसी भी चीज़ की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम में जाना होगा और वहाँ पर स्टडी टाइम ओनली सर्च करना होगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे और आपको सभी स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस तक हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ इस लेक्चर के अंदर हम बिल्स डिस्कस करेंगे, मेनली जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से, और सिंपली आप लोगों को सोशल इशू के बारे में पता भी होना चाहिए, एक जनरल अवेयरनेस बढ़ेगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहला जो हमारा बिल है जिसकी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। तो देखिए, ये जो बिल है, सबसे पहले बात जो बिल के अंदर आपको याद रखनी होती है तो वो किस बिल को रिप्लेस कर रहा है। अगर वो नया बिल आया है तो वो उसका नाम क्या है, जैसे कि इसका नाम क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक है। इसकी किस चीज़ को अमेंड कर रहा है, एक्ट 1971 का जो एक्ट था उससे अमेंड कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा पॉइंट्स है। चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। उसके कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो द साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रपोज अमेंडमेंट, जो हमारा नया अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत हम कुछ साइलेंट फीचर्स देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात की जा रही है, जैसे सपोज कोई वुमेन है, कोई गर्ल है या पे वुमेन है जो प्रेग्नेंट है, तो वहाँ पे वो क्या है, जैसे एबॉर्शन पहले होता था, तो एबॉर्शन से रिलेटेड एक तरीके से आपको समझना होगा ये बिल है। अब कैसे एबॉर्शन से रिलेटेड बिल है ये, तो जैसे जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता था, जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं, एबॉर्शन होगा, पहले जो होता था 20 हफ्तों तक के लिए होता था। 20 हफ्तों तक मतलब अगर 20 वीक, अगर आपको पता चल चुका है 20 वीक के पहले पहले आप एबॉर्शन करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है वही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ पे ओपिनियन लिया जाएगा और 20 से 24 वीक तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है गेस्टेशन पीरियड। ठीक है। तो ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। इनसे इनहेंसिंग द अपर गेस्टेशन लिमिट 20 to 24 वीक, तो 20 से 24 वीक मतलब 4 हफ्ते, लगभग 1 महीने हमने बढ़ा दिया है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे देखिए, 24 वीक जो है किसके लिए किया गया है कि अगर 24 वीक तक है तो 24 वीक तक वो एबॉर्शन करवा सकती है वुमेन। वो किस वुमेन के लिए, कुछ स्पेशल कैटेगरी की वुमेन होती है। वो कौन कौन सी वुमेन, आपको ये ऑप्शन में आ सकता है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। कौन सी वुमेन, सर्वाइवर ऑफ रेप, जिसके साथ अगर कहीं रेप हुआ, विक्टिम ऑफ इंस्टेंट सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन द क्लोज रिलेटिव की वजह से कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप ऐसा है कि किसी क्लोज रिलेटिव से हुआ। ठीक है। या फिर कोई वल्नरेबल वुमेन है, जैसे डिफरेंशिएबल वुमेन है, कोई माइनर्स है, इस तरीके से अगर कोई वुमेन है तो उनका 24 वीक तक के लिए यहाँ पे ये चीज़ कर दिया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जो लिमिट है उसे इंक्रीज कर दिया गया है, 20 वीक से लेकर 24 वीक तक का कर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने वीक तक के लिए बढ़ाया गया है, तो 4 हफ्ते बढ़ाए गए हैं और 24 वीक, टोटल 24 वीक तक के लिए कर दिया गया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है आपको कि जो टर्मिनेशन ऑफ बिल है, यहाँ पे भी एक चीज पॉइंट दिया गया है, रिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर अगर होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर होता है। ठीक है। तो कि कोई भी वुमेन और उसका पार्टनर एक साथ था कि यहाँ पे प्रेजेंट जो बिल है, अगर, लेकिन ये सिर्फ मैरिड के लिए, याद रखिएगा मैरिड वुमेन के लिए है। ठीक है। उसका अगर हस्बैंड है तो वो मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है। तो ये पॉइंट्स में आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP एक्ट 1971 के बारे में हम बात करते हैं। इसने क्या प्रोवाइड किया, इट प्रोवाइड फॉर द ग्राउंड ऑफ एबॉर्शन, किस किस ग्राउंड्स में एबॉर्शन करवाया जा सकता है। ठीक है। तो याद रखना है आपको, रिस्क दैट इफ द चाइल्ड इज बोर्न
इट वुड सफ़र फ्रॉम द फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटीज। ऐसा कंडीशन देखने को मिल रही है कि जो बच्चा पैदा होगा वो मेंटली कुछ प्रॉब्लम उसको रहेगी, फिजिकली कोई प्रॉब्लम रहेगी, या ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसा क्रिटिकल जब सिचुएशन होती है तो ऐसे केसेस में हम जो है वुमेन का जो है प्रेगनेंसी जो है यहाँ पे अबॉर्शन करवा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वेयर द प्रेगनेंसी कैन बी थ्रेट टू लाइफ। अगर कभी जो प्रेगनेंसी है वो क्या होती है, वुमेन की थ्रेट टू लाइफ होती है, मतलब कि अगर बच्चा पैदा हो उससे जो है वुमेन जो है मर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या किया जा सकता है, यहाँ पे अबॉर्शन करवाया जा सकता है। ठीक है, और जब प्रेगनेंसी कॉज ड्यू टू, अगर किसी रेप वगैरह की वजह से इस कंडीशन की वजह से अगर कभी प्रेगनेंसी अडॉप्ट हो जाती है तो उस मेथड में भी, या फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की वजह से इन मेथड में भी अबॉर्शन यहाँ पे अलाउ है। तो ठीक है, तो अबॉर्शन किस किस बेसिस में अलाउ है, ये सारे पॉइंट, तीनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया प्रोवाइड किया गया है। इट प्रोवाइड फॉर द क्राइटेरिया फॉर अप्रूवल एट द डिफरेंट स्टेज, जैसे 12 वीक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर 12 से 20 वीक तक दिया गया है, फिर 20 वीक के आगे जैसे 24 वीक तक के, तो तीनों अपन हम यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, पहला दिया गया जो फर्स्ट 12 वीक है, अप्रूवल ऑफ द वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अगर वो अप्रूव दे देती है तो 12 वीक के अंदर अंदर वो अबॉर्शन करवा सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड, 12 से वीक से ज़्यादा हो चुका है लेकिन 20 वीक के कम है, तो वहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ पे अप्रूवल देना होगा प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि आपने किसी की सलाह नहीं, किसी का अप्रूवल नहीं लिया और डायरेक्ट जाके अबॉर्शन करवा दीजिए, तो ये चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, अब बियॉन्ड 20 वीक्स, 20 वीक के बाद टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अलाउ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो जब भी 20 वीक के बाद हो जाता है, 20 से जैसे हमने बोला ना 24, तो उसे कोर्ट से अप्रूवल लेना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, आपसे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, आप इसको मेंस में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बिल जो हमारा निकल के आया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल है, सरोगेसी रेगुलेशन बिल। ठीक है, तो थोड़ा सा उससे ऊपर से मिलता जुलता है, सरोगेसी रेगुलेशन बिल जो है यहाँ पे निकल के आया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, जैसे राज्यसभा ने एक कमिटी सेलेक्ट की है और इस बिल के रिगार्डिंग इसको देखे, रिकमेंड करे, क्या रिकमेंडेशन के लिए इसको एक कमिटी दी है। तो आपको समझना है सरोगेसी रेगुलेशन बिल क्या होता है। जैसे आप जानते होंगे कि सपोज एक पर्टिकुलर वुमेन है, वो बच्चा जो है पैदा कर पाने में असमर्थ है, मतलब एक तरीके से उसका जो मतलब एक जहाँ पे बच्चा रहता है वो जो है वो वहाँ से फेल्योर हो रहा है कि वो वहाँ पे उसको रख नहीं पा रही है। तो क्या होता है कि इसका जो स्पर्म मतलब पर्टिकुलर सीमेन और स्पेन जो है जब मिला के वर्म और ओवल वगैरह एग वगैरह को फ्यूज करवा के किसी दूसरे वुमेन के पेट में डाल देते हैं। ठीक है, तो वो उसको धारण कर लेती, जब वो धारण कर लेती, ले लेती है, तो उसे ही हम सरोगेसी कहते हैं, एक तरीके से इसे ही सरोगेसी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सरोगेसी रेगुलेशन बिल जो है 2016 इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा, ये सारी चीज़ दी गई, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज़ है। आगे चलते हैं, जो मेन हमारा सरोगेसी का मतलब हमने बताया ना अभी, जैसे कि मैंने कि जो प्रैक्टिस यहाँ पे जो दूसरी वूमेन है वो चाइल्ड को क्या करेगी, अडॉप्ट करके रखेगी। ठीक है, और उसको जब बच्चा पैदा हो जाता है तो जो उसकी एक्चुअल मदर है, जिससे वो एक तरीके से बायोलॉजिकल जो मदर है उसको वो दे देगी। ठीक है, हैंड ओवर कर देगी। तो ये सारी पॉइंट्स इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको याद रखना होगा। ये सरोगेसी कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे याद रखना है। सरोगेसी हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अल्ट्रुइस्टिक याद रखना है, कमर्शियल और गेस्टेशन। ठीक है, मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ अल्ट्रुइस्टिक, कमर्शियल, गेस्टेशन, क्योंकि कमर्शियल सरोगेसी बैन हो चुकी है, इसे मना कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ एक एक करके। अल्ट्रुइस्टिक जो हमारी सरोगेसी होती है, यहाँ पे बताया गया वेयर द कपल डज नॉट पे द सरोगेट। यहाँ पे जो सरोगेट मदर होता है उसे पैसा नहीं दिया जाता है, कोई कंपनसेशन वगैरह यहाँ पे देखिए एनी कंपनसेशन होता है, देन मेडिकल यहाँ पे नहीं दी जाती, सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिस में ये सारी चीजें यहाँ पे दी जाती हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अदर देन मेडिकल इंश्योरेंस एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है,
कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आए, जैसे कि कमर्शियल सरोगेसी की बात करते हैं कि सपोज कोई थर्ड पर्सन है, जिसने थर्ड वुमेन है जिसने सरोगेट किया है, तो वो क्या कर रही है, कमर्शियली पैसा ले रही है, पेड सरोगेसी आप एक तरीके से कह सकते हो। जो कमर्शियल से नाम समझ में आ रहा है, पेड सरोगेसी, ठीक है। जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए और सारी चीज़ें उसको अलग से पैसा दिया जाएगा, तो उसे पेड सरोगेसी के अंदर आता है कमर्शियल सरोगेसी। गेस्टेशन सरोगेसी मतलब यहाँ पे एक सरोगेट जो मदर होती है कैरी करती है चाइल्ड को, ठीक है, कुछ मतलब टाइम के लिए एम्ब्रो अपने मतलब गर्भ में धारण करती है। उसके बाद क्या होता है, चाइल्ड इज नॉट जेनेटिकली रिलेटेड टू सरोगेट मदर, जो सरोगेट मदर है उससे जेनेटिकली रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बिल के अंदर क्या क्या चीजें निकल के आई हैं, ठीक है। अब हम देखें एल्ट्रुस्टिक वर्सेस कमर्शियल सरोगेसी, तो प्रोविजन बिल के अंदर क्या आया है, जैसे अभी मत बता कि अल्ट्रुस्टिक जो सरोगेसी है उसको अलाउ किया है और कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया गया है। याद रखना है पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट याद हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, हु कैन सरोगेट मदर, जो सरोगेट मदर है वो कौन हो सकती है। द बिल प्रोवाइड दैट द सरोगेट मदर नीड्स टू क्लोज रिलेटिव ऑफ द इंटेंडिंग कपल, जो कपल है उनके क्लोज रिलेटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पर्सन कोई है जिसका जान पहचान नहीं, वहां से भी सरोगेट कर सकते, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोज रिलेटिव होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्म्स इनफर्टिलिटी की यहाँ पे टर्म्स बताया गया है कि जो डेफिनेशन है इनफर्टिलिटी का, कैसा पता करेंगे कि पर्टिकुलर जो कपल है वो इनफर्टाइल कपल है, इनफर्टिलिटी है, तो यहाँ पे ये चीज हम पता करेंगे। इंटेंड टू कपल बिकम एलिजिबल ऑफ ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट, उसे सर्टिफिकेट ऑब्टेन करवाएगा, ठीक है। इनफर्टिलिटी आफ्टर 5 years नॉट बियरिंग चाइल्ड, शादी के 5 साल बाद तक उसे कोई बच्चा नहीं होता, तो उस केसेस में यहाँ पे इनफर्टिलिटी सर्टिफिकेट जब उसे मिल जाएगा, तो उस बेसिस में ये डेफिनेशन इनफर्टिलिटी निकल के आती है कि उसे हम इनफर्टिलिटी डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। इंश्योरेंस का जो कवरेज होता है, जो इंश्योरेंस वो 16 मंथ के लिए होता है, तो ये पॉइंट्स याद रखना है। इंश्योरेंस का जो कवरेज होता है सरोगेट मदर के लिए वो कितना होता है, 16 मंथ्स के लिए होता है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमिशन ऑफ पीआईओ और ओसीआई, जो पीआईओ और ओसीआई फॉरेनर्स वगैरह होते हैं कमीशन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे नो अलाउ नहीं किया गया सरोगेसी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इससे रिलेटेड जो भी आई थिंक क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या चीजें निकल के आई। तो पीसीपी एनडीटी एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना होगा, पीसीपी एनडीटी फुल फॉर्म याद रखना होगा, क्या, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्निकल प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। तो नाम से समझ में आ गया होगा कि ये क्रिमिनलाइज है। सबसे पहली बात कि सेक्स का सिलेक्शन, कि सपोज पर्टिकुलर गर्भ में रहने वाला जो बच्चा या बच्ची है वो कौन है, या लड़का है या लड़की है, या मेल है या फीमेल है, अगर आप ये पता लगाते हैं तो ये क्या है, एक तरीके से क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। जो पीसीपी एनडीटी जो एक्ट था 1994 का, उसने सेक्स सिलेक्शन की जो टेक्निक थी उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था, ठीक है। और इसका जो मिसयूज है उसको प्रिवेंट कर दिया गया था, ठीक है। सेक्स सिलेक्शन जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि पहले जो होता था बहुत ज़्यादा सेक्स सिलेक्शन होता था, बहुत ऐसा देखने को मिलता था कि लोग पता करवा लेते थे कि लड़का है या लड़की है, और जब लड़की होती थी उसका गर्भ जो है अबॉर्शन करवा देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया था, जो सेक्स रेशियो था बहुत ही नीचे जाता हुआ दिख रहा था, लड़कियों की संख्या बहुत नीचे जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है लॉ के अंदर देखने को मिली थी, जिसके कारण ये लॉ हमको लाना पड़ा, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और याद रखना है, इट प्रोहिबिट एडवर्टाइजमेंट। अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाते हैं या इस तरीके से होता है कोई भी रिलेशन, तो सच टेक्निक्स ही आप पता लगवा सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह की कहीं पे भी, तो वो सारी चीज़ों को प्रोहिबिट कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे नहीं किया जाएगा, मतलब सेक्स सिलेक्शन आपको बिल्कुल नहीं पता लगा सकते किसी भी कंडीशन में, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे पावर दी गई है अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को कि वो इसके ऊपर इसको क्रिमिनलाइज करके रखे, इसके ऊपर आपको सजा सुनाए, अगर ऐसा कोई करता है तो उसे सजा दी जा सकती है। तो ये सारी चीजें थी, छोटी छोटी चीजें थी, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉक्सो एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, POCSO, पॉक्सो एक्ट क्या है ये, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा ये है। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सो मिनिस्ट्री याद रखना है आपको। सेकंड नंबर पे एक तरीके से याद रखना फास्ट ट्रैक जो कोर्ट्स होते हैं ना, यहाँ पे 1023 फास्ट ट्रैक
को स्पेशल जो FTSC याद रख लीजिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट, मतलब जैसे कि अब सिंपल सा एक आपको समझाऊं एग्जांपल, आपको ये चीज़ पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा बर्निंग था ये न्यूज़ में कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है क्यों अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं या क्या है इसकी प्रोविजन, सारी चीज़ें निकल के आई थी, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक तरीके से ऐसा होता है कि एक किसी भी केस से, पर्टिकुलर केस के लिए कोर्ट बनाया जाता है छोटा सा, जिसकी बहुत जल्दी सुनवाई हो। अक्सर जो देखा गया है जो रेप वगैरह के मामले होते हैं तो ऐसे केसेस में फास्ट ट्रैक जो है कोर्ट यहाँ पे बनाया जाता है। तो क्यों न्यूज़ में रहा ये चीज़ हम देख लेते हैं कि 389 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कंट्री के अंदर इतने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इस केसेस के अंदर पॉक्सो एक्ट जो है एक्सीड कर दिया गया है 100, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। एक्सक्लूसिव पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, सेटअप किया गया है आपका विल सेटअप 1 ईयर। यहाँ पे हर साल जो है पॉक्सो जो है एक सेटअप करता है कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट को, इस सारे मैटर को देखने के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। जो फाइनेंस इसका जो होगा वो आपको याद रखना है। फाइनेंस कैसे होगा, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा उसके तहत 60% यहाँ पे फाइनेंस करेंगी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो 40% करेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। कुछ प्रोविजन इसके देख लेते हैं, ठीक है। सपोज प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, जो पॉक्सो एक्ट है, ठीक है। अब पॉक्सो एक्ट जो है मतलब एक तरीके से मैंने एक रेप का मैटर आपको समझाया कि रेप की वजह से भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते थे, और जो पॉक्सो है, पॉक्सो एक्ट के आने की वजह से क्या हुआ, नाम फुल फॉर्म याद रखना, प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। तो बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा देखा गया था कि सेक्सुअल ऑफेंस ज्यादा हो रहे थे, सारी चीजें देखी आ रही थी। तो इस एक्ट के अंदर ये चीज डिफाइन है कि जो चाइल्ड है, कि कोई भी चाइल्ड है, चाइल्ड एनी पर्सन बिलो 18 है। देखिए चाइल्ड की डेफिनेशन कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि चाइल्ड की कितनी डेफिनेशन होती है, किस एज की रहनी चाहिए, आपसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आपको देखना है, ठीक है। जो भी 18 साल से कम होगा वो बच्चों की कैटेगरी में आ जाएगा, चिल्ड्रन की कैटेगरी में आ जाता है। तो उसके साथ अगर कोई भी इस तरीके से हेल्थ, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट अगर उस तरीके से कोई भी ट्रीट किया जाता है बुरी तरीके से, तो वो इस एक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इंडिया बीइंग अ पार्टी ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, तो यूएन कन्वेंशन के अंदर चाइल्ड के राइट को प्रोटेक्ट करने के, तो इंडिया उसका एक पार्ट है, तो इस वजह से भी पॉक्सो एक्ट लाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इसके अंदर बताया गया है कि जिससे अगर आप बच्चों को कोई पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं या सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है, या उनको कोई ऐसा कलर के थ्रू या मेंटली हरास कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें सेक्सुअल अब्यूज के अंदर आ जाती हैं, पॉक्सो एक्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। स्पीडी ट्रायल होता है इसके अंदर, ठीक है। और अगर कोई भी अथॉरिटी है, यहाँ पे याद रखना है कि फैमिली मेंबर अगर है, पुलिस ऑफिसर है, टीचर है, डॉक्टर है, तो ये सारे लोग अगर इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से कि इसके ऊपर पोजीशन कोई भी ट्रस्ट अथॉरिटी है, तो यहाँ पे ये जो फैमिली मेंबर हो गए, पुलिस ऑफिसर, टीचिंग और डॉक्टर, ये सारे अगर करते हैं तो इनके ऊपर ही पॉक्सो एक्ट लागू होगा, ठीक है। इट ऑल्सो सीक्स टू एस्टैब्लिश अ स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट बनेगा। स्पीडी ट्रायल, बहुत फटाफट स्पीडी ट्रायल होगा, 1 साल के अंदर जजमेंट को सुनाना होगा, रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। रिलीफ दिया जाएगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा चाइल्ड के लिए, ठीक है, कि वो जो इतना ज़्यादा मेंटली हरास हुआ है अगर कोई बच्चा, तो उसको क्या है, प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है। उसका मेंटली जो बिहेवियर उसको ठीक किया जाए, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड जो कंप्लेन होगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको भेजा जाएगा, आगे उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, जेंडर न्यूट्रल लॉ है एक तरीके से, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल के लिए है। अगर कोई बच्चा मेल भी बच्चा है उसके साथ भी अगर कोई अगर इस तरीके से सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है तो वहां पे भी ये चीज की जाएगी, ठीक है, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए जो 18 साल से नीचे है, ठीक है। तो ये सारी चीज याद रखना है। डज नॉट रिकॉग्नाइज कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्ट अमॉन्ग द चिल्ड्रन, ठीक है। तो बच्चों के प्रति ये सेक्सुअल एक्ट यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ये चीज भी याद रखना है आपको, ठीक है। रिसेंटली यहाँ पे जैसे पास हुआ है जो कि कुछ इसके रिलेटेड जो है कि यहाँ पे पनिशमेंट जो है सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड जो बच्चों के प्रति जो हुआ है जिसे इंक्रीज कर दिया गया है, डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन यहाँ पे दे दिया गया है। आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी, जो रेप वगैरह के केसेस हैं तो वहाँ पे अगर कोई करता है तो वहाँ पे डेथ पेनल्टी भी दी जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड अंडर द डिफरेंट एक्ट, जो मैंने आपसे बात किया था कि चिल्ड्रन की जो डेफिनेशन होती है वो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एक्ट के तहत कौन कौन सी डेफिनेशन है। देखिए पॉक्सो एक्ट के तहत जो 18 ईयर्स से कम है, 18 साल से कम है, तो वो आ जाता है चिल्ड्रन की डेफिनेशन के अंदर। चाइल्ड लेबर के अंदर, ठीक है, याद रखिए चाइल्ड लेबर हम कब बोलेंगे, जब वो 1986 का रेगुलेशन के तहत चाइल्ड लेबर के अंदर जो अगर 14 साल से कम है तो वो भी बच्चा कहलाता है। 14 साल से जो ऊपर है वो बच्चा नहीं कहलाएगा चाइल्ड लेवल के अंदर, ठीक है।
जुवेनाइल जो जस्टिस होता है, केयर प्रोटेक्शन, वहाँ पे 16 ईयर्स एज दी गई है। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर 15 साल दिया गया है। तो ये डिफरेंट जो चिल्ड्रन की डेफिनेशन है कितने साल है वो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो ग्लोबली जो लॉ बने हैं वहाँ पे सभी मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर 16 ईयर्स दिया गया है और 16 साल से कम दिया गया है। तो ये अच्छी रखना, जैसे कि अमेरिका स्टेट हो गया, ठीक है, यूरोप, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारी इन सब के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं हम, जैसे कि चाइल्ड वेल बींग इंडेक्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए काफ़ी जिस तरीके से न्यूज़ में रहा है, इस हिसाब से चाइल्ड वेल बींग इंडेक्स आपसे पूछा जा सकता है कि इंडेक्स इससे रिलेटेड आप चाहे तो इसको मेंस में अपना यूज कर सकते हैं। कभी भी चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक लिखने के लिए आया तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन से रिलेटेड वैसे भी बहुत सारी चीज़ें कम मिलती हैं, तो आपको इस तरीके से एक इंडेक्स वुमेन के ऊपर, एक इंडेक्स चिल्ड्रन के ऊपर, एक इंडेक्स, तो कम से कम एक एक इंडेक्स, एक एक रिपोर्ट तो आपके माइंड में होना चाहिए जिससे आप उस चीज़ को मेंशन कर पाएँ। ठीक है, तो इसको रिलीज किया गया है किसके द्वारा, वर्ल्ड विजन इंडिया के द्वारा। एक एनजीओ है, याद रखिएगा, ये एक प्रकार का एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि IFMR जो लेड होता है। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर स्कोर जो है कैलकुलेट किया जाता है, स्कोर दिया जाता है 24 इंडिकेटर से, याद रखिएगा। इसके अंदर क्या है, 24 इंडिकेटर्स और 3 कैटेगरी है। ठीक है, तो 3 कैटेगरी कौन कौन से है, हेल्थी इंडिविजुअल डेवलपमेंट, किस तरीके से इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या क्या है, प्रोटेक्टिव कंटेक्स्ट क्या क्या है, ये तीनों कैटेगरी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश टॉप इन द इंडेक्स। तो देखिएगा कौन कौन से स्टेट ने टॉप किया है, केरला ने पहला नंबर पे है, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। ठीक है, वह जो मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश है वो नीचे बॉटम में आए हैं। तो ये बॉटम वाले और टॉप वाले दोनों याद होनी चाहिए आपको, तीन तीन स्टेट। ठीक है, यूटी के अंदर जो है पुडुचेरी ने बेस्ट है, जिसने अच्छा काम किया है। जो अक्सर देखा गया है कि यूटी के अंदर पुडुचेरी काफ़ी अच्छा काम करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। जैसे कि हमने बताया ना, चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक लिखने के लिए आ गया, ठीक है, मेंस के अंदर या फिर प्री के अंदर भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन, देखिए प्री के अंदर तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, कैसे भी पूछा जा सकता है, पर अगर आप मेंस की पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे देखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि देखिए सिंपल चीज़ है कि अगर आप ये मत सोचिए कि मेंस के पढ़ने जा रहे हैं तो आप उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ रहे हैं उसी इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से रिटेन रखिए कि वो उसको आप मेंस के अंदर यूज कर सके। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो है, IPCS जो है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सबसे पहली बात, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, क्या किया जाता है इसके अंदर, प्रोवाइड किया जाता है सेटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी जो है यहाँ पे सेटअप किया जाता है स्टेट के अंदर, और यूटी गवर्नमेंट के अंदर हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट के अंदर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि जो वो आइडेंटिफाई करे फैमिलीज़ को जिसके अंदर जो चिल्ड्रन है वो रिस्क है और उसको प्रिवेंट करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो एम इस तरीके से डेटा बेस को क्रिएट करना है, नॉलेज बेस को क्रिएट करना है चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए, कि चाइल्ड जो है प्रोटेक्ट रहे सर्विस के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, इसके अंदर मॉनिटर किया जाता है, पूरा ट्रैकिंग सिस्टम रखा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो स्टेट एंड यूटी जो है एडमिनिस्टर करते हैं, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जुवेनियल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2000 के अंदर। ठीक है, तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी, हमने देख ली। ठीक है, नेक्स्ट एंड द फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपने यहाँ का मतलब चिल्ड्रन से रिलेटेड जो है, अडॉप्शन इन इंडिया से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके ऊपर जो वेरियस एग्जामिनेशन के अंदर जो है पूछे भी गए हैं क्वेश्चन और अभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो कारा है, कारा आपको याद रखना है, कारा का फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। क्या फुल फॉर्म है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो कारा एक ऐसी बॉडी है जिसने रिपोर्ट किया है 246 केसेस रिसेप्टेड ऑफ द 10 केसेस डिसॉल्व इन द एडॉप्शन और द पीरियड द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल के अंदर इतने इसने केसेस निकाल के लाई है। तो कारा का मेनली काम क्या है, जो भी एडॉप्शन होते हैं, मतलब अगर आप कह ले कि इंट्रा कंट्री एडॉप्शन या इंटर कंट्री एडॉप्शन, तो ये सारी यही रेगुलेट करती है, यही प्रोसीजर बनाती है, यही सारी चीज़ें देखती है। ठीक है,
कि इंडिया के अंदर किस तौर पे लीगली जो है परमानेंट जो है लीगल ट्रांसफ़र हो सके, बच्चे का जो ट्रांसफ़र होता है, जैसे जो बच्चे को गोद लिया जाता है तो कुछ कंडीशन यहाँ पे कारा के द्वारा रखी जाती है कि जो कपल होना चाहिए, कि उनके पास बच्चे नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरीके से बहुत सारी इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन रखी गई हैं, ठीक है। उसके अंदर जो जो पेरेंट्स होंगे, जो एडॉप्टिव पेरेंट्स होंगे, उनके पास पूरा अधिकार होगा अपने बच्चे के ऊपर। जैसे बायोलॉजिकल पेरेंट्स का जितना अधिकार रहता है ना, उतना एडॉप्टिव पेरेंट्स का भी अधिकार रहेगा, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स से आपको याद रखनी है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जुबिलेंट जस्टिस के अंदर ये सारी चीज़ें भी आती हैं कि उसको आप अच्छे से रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रताड़ित कर रहे हैं, बच्चे ने आपने गोद ले लिया, ठीक है, आपका बच्चा नहीं है तो आप उसे प्रताड़ित कर रहे हैं या उससे गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती है। जो हमारा हॉक कन्वेंशन था, इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 का, उसके तहत जो है गवर्नमेंट ने ये लेके आई है। तो जो कारा है यहाँ पे भी ये इंटर कंट्री जो एडॉप्शन है ये सारी चीज़ें भी देखती है, ठीक है। अब देखिए डिसरप्टिव और डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है उसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। डिसरप्टिव मीन्स अनमैचिंग ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द एडॉप्टिव फैमिली। सपोज एक तरीके से कोई एक पर्टिकुलर, अगर आप समझ लीजिए कोई भी एक जो बच्चा है वो उस फैमिली के साथ घुल मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है थोड़ा सा अलग है और जो फैमिली की कंडीशन है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, तो वो मिल नहीं पा रहा है। तो वो सारी चीज़ को यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या वो मैच हो पा रहा है, बच्चा उस फैमिली में रह पा रहा है या नहीं रह पा रहा है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी। अगर नहीं रह पा रहा है एडॉप्टिव फैमिली के अंदर तो उससे रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखी जाती है। कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है पेरेंट्स को कि वो देखे, साबित करे कि हाँ वो बच्चे को बहुत अच्छे से रख रहा है और वो खुश है, बच्चा वहाँ पे अच्छी तरीके से घुल मिल गया है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसे रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, हटा दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना, ठीक है। डिसोल्यूशन मीन्स एन्यूमुलेट द एडॉप्टिव लीगली, ठीक है, एडॉप्शन लीगली मतलब एक तरीके से ड्यू टू नॉन एडजस्टमेंट, अगर कोई बच्चा है एडजस्ट नहीं कर पा रहा है किसी फैमिली के साथ तो उसे पूरी तरीके से हटाया जा सकता है, मतलब उस फैमिली से हटा के किसी और फैमिली को या फिर अलग जगह पे जहाँ पे भी जाए वहाँ पे रख सकते हैं उस बच्चे को, ठीक है। तो एक तरीके से ये हो जाता है डिसोल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो हॉक कन्वेंशन की बात हुई थी तो इसको हम फटाफट देख लेते हैं, कब साइन हुआ था, क्या हुआ था, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आप फटाफट देख लीजिए कि हॉक कन्वेंशन 1993 का था। इसके अंदर चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन की बात की जा रही थी, इंटर कंट्री एडॉप्शन की बात की जा रही थी, ठीक है। लीगल और इलीगल जो मतलब इलीगल जो एडॉप्शन होते थे ना कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री इलीगल एडॉप्शन हो गया, पता नहीं चल रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है। और कभी कभी इलीगल एडॉप्शन के कारण बहुत जो क्रिटिकल सिचुएशन देखने को आई कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, इलीगल सप्लाई हो गया था, उनके से मतलब अलग अलग काम करवाने के लिए भी ले जा रहे थे। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बढ़ गई थी। इसके रिगार्डिंग ये कन्वेंशन आया था चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन देने के रिगार्डिंग। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग एडॉप्शन जो हमारा चिल्ड्रन फ्रॉम इंडिया से है उसको हम जैसे कारा कभी मैंने आपको बताया सिंपल सी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें कि सोशियो कल्चर के देखते इन्वायरमेंट को देखती है, सारी चीज़ों को देखते हुए इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर का सिटीजन अगर इंटर कंट्री है, ठीक है। और जो केयरिंग गाइडेंस है वो वहाँ पे दिया जाता है पेरेंट्स को कि आप किस तरीके से बच्चों को संभालेंगे, पूरी गाइडेंस दी जाएगी। एक तरीके से आप यूँ समझ लीजिए कि उनको ट्रेनिंग के साथ साथ आप एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि ट्रेनिंग दी जाती है पेरेंट्स को, ठीक है। वो किस तरीके से बच्चों को संभालेंगे, मेंटेन करेंगे, अथॉरिटी को उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सारी चीज़ें उनकी जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको याद रखना है। प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स का जो पैप है यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो पेरेंट्स है वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्टेबल होने चाहिए। याद रखिएगा, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्टेबल होनी चाहिए और फाइनेंशियली इतने कैपेबल होने चाहिए कि उस बच्चे का पालन पोषण अच्छे से कर सके। पता चल रहा है कि ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपना खुद पेट नहीं भर पा रहे और बच्चे को गोद ले लिया तो वो उस बच्चे का कैसे मतलब पालन पोषण कर पाएंगे, ठीक है। तो वो तो फिर वो गरीबी में और जाता जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद रखना है, ठीक है। अगर कोई एक सिंगल पेरेंट है, पेरेंट की बात करो, पेरेंट्स नहीं, ठीक है, सिंगल पेरेंट है मतलब एक पर्टिकुलर अगर अनमैरिड है, अगर मेल है तो वो सिर्फ मेल को ही अडॉप्ट कर सकता है, फीमेल को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। लेकिन जो जिनका मैरिटल स्टेटस अच्छा है, यहाँ पे ये चीज़ भी देखा जाता है कि उनका जो मैरिटल स्टेटस है, शादीशुदा जो ज़िंदगी वो कैसी चल रही है। ऐसा तो नहीं कि उनका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है या ऐसे केसेस आ गए थे कि वो
सेपरेट हो जाए, इस तरीके से कंडीशन में भी इनको नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो जो पेरेंट्स हैं दोनों को कंसेंट होना जरूरी है, पहला पॉइंट। सिंगल जो फीमेल है वो किसी भी चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकती है, या फिर मेल या फीमेल किसी भी, लेकिन जो सिंगल मेल है वो सिर्फ एलिजिबल है, एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, और सिर्फ मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जो अडॉप्शन जो कपल है, अनलेस दे हैव एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ स्टेटल, जो मैरिटल जो रिलेशनशिप है उनका कम से कम 2 साल तो हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आया और 1 साल मतलब शादी हुई नहीं कि अगले महीने उन्हें एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखिए कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, जैसे कि किस तरीके से प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन का, तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। जो केरा से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पहले तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जो प्री रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप वहाँ पे बताएंगे कि यार हाँ, आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, सारी आपकी जाँच होगी कि हाँ आपकी जो सिटीजनशिप यहीं की है, क्या है, आप कहाँ रहने वाले हैं, मूल निवासी कहाँ के, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का जो ट्रांसफ़र होगा वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से डेटा बैंक बनाया जाएगा, रखा जाएगा कि आपने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है, अगर आने वाले फ्यूचर टाइम में कुछ ऐसा प्रॉब्लम न जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। पेरेंट का असेसमेंट होगा, उनका मतलब एक तरीके से उनका एक तरीके से टेस्ट लिया जाएगा, असेसमेंट होगा, उनका पूछा जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा, रिपोर्ट दी जाएगी, ठीक है, कि उनको बिहेवियर कैसा है, क्या सारी चीज़ें, काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। लोकल लेवल पे हर एक तरीके से जब पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर क्या होगा, कंप्लीट जब प्रोसेस हो जाएगा तो बच्चे को अडॉप्ट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, बच्चों से पूछा जाएगा, और ये सारी चीज़ें 60 डेट के लिए जो है रिव्यू पीरियड भी दिया जाता है। अगर बच्चे को वो पसंद नहीं आ रहा है, कि बच्चे को नहीं वहाँ पे अच्छा फिट बैठ रहा है, उसको लग रहा है कि यार नहीं मुझे अच्छा फिट नहीं बैठ रहा है, या फिर ऐसा उनको केरा की तरह जो है यहाँ पे लग रहा है, तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हम बार बार केरा केरा कर रहे हैं, कारा जो बॉडी हो गई, ठीक है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये कि स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अंडर द जे मतलब जुबिलियन जस्टिस एक्ट के तहत इसे बताया गया स्टेचुटरी बॉडी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, ऑब्वियस सी बात है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ही आएगी ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा कभी क्या करना है, जब आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट जो है लॉजिकल रीजनिंग भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक नोडल बॉडी है जो कि एडॉप्शन का काम करती है इंडियन चिल्ड्रन को, और बाहर कंट्री और इंटर कंट्री दोनों ही मैंने अभी आपको बताया है स्टार्टिंग में भी, ठीक है। हॉग कन्वेंशन के तहत जो इंटर कंट्री एडॉप्शन के इंडेशन को भी ये चीज़ रेगुलेट करती है और देखती है, ठीक है। इसके बहुत सारी गाइडलाइंस है, जैसे कि चाइल्ड अडॉप्टिंग रिसोर्स इंफॉर्मेशन गाइडलाइन, कियरिंग्स करके एक गाइडलाइंस है, वो उसमें बहुत सारी जो है यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस मेजर फैसिलिटेट किया गया है चिल्ड्रन अडॉप्शन के लिए, ठीक है। और सेंट्रलाइज जो एक डेटा बैंक क्रिएट किया गया है पैप के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अदर वल्नरेबल सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो जितने भी अदर वल्नरेबल सेक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सेक्शन है, क्या है, जैसे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन पर्सन एक्ट हो गया, इस तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आगे के सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन चाहिए कि फटाफट जैसे ही मैं लेक्चर जा रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप फटाक से क्या करिए, आपके पास 2 मिनट है, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा रहा, ठीक है, लेक्चर आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।